हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक। आज अपना 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट का बायोलॉजी का 4th लेक्चर है और आज आपका ये पहला चैप्टर है जो कंप्लीट भी हो जाएगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? जो कायिक जनन की विधियां हैं उनमें एक वैज्ञानिक विधि पढ़ी थी जिसका नाम था सूक्ष्म प्रवर्धन। अब यहाँ से आगे चलते हैं। जनन की परिभाषा शुरुआत में जब हमने पढ़ी थी तो परिभाषा के बाद उसके प्रकार पढ़े थे और प्रकार आए थे दो प्रकार के, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के दौरान हमने क्या पढ़ा है? कायिक जनन की विधियां पढ़ी हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम, वैज्ञानिक, सारी विधियां पढ़ ली। अब आपका दूसरा जो प्रकार है जनन का वो आता है जिसको कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, फिर से याद दिलाता हूँ मैं आपको, ये जो लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं हम किन में पढ़ रहे हैं? आवृतबीजी पौधों में। यानी ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर के लिए कि हम आवृतबीजी पौधों में पढ़ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले बात आती है लैंगिक जनन की परिभाषा की, है ना? शुरुआत में भी पढ़ी थी। लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है? प्रजनन की वह विधि जिसमें युग्मक निर्माण एवं संलयन अथवा निषेचन होता है, क्या कहलाती है वो? लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, यही परिभाषा आपकी किसकी होती है? अलैंगिक जनन की होती है। अलैंगिक जनन में केवल हमें क्या करना है? निषेचन और होता के बीच में नहीं शब्द जोड़ना है। अगर यहाँ नहीं शब्द जोड़ देते हैं तो यह अलैंगिक जनन हो जाएगा, और यदि नहीं हटा देते हैं तो कौन सा जनन हो गया? लैंगिक जनन। यानी मुख्य रूप से हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो एक तो युग्मक निर्माण और दूसरा शब्द होता है संलयन या निषेचन। ठीक है, ये चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है परिभाषाओं में। तो ये लैंगिक जनन की परिभाषा हो गई, प्रजनन की वह विधि जिसमें युग्मक निर्माण एवं संलयन या निषेचन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए निषेचन जो हो रहा है, निषेचन किसका हो रहा है? संलयन किसका हो रहा है? युग्मकों का। युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का। तो इसका मतलब यदि हम ये कहें, यह एक चीज़ पढ़ते हैं हम, लैंगिक जनन की घटनाएं। बहुत सिंपल सी बात है। यानी लैंगिक जनन को पूरे को यदि हम इवेंट्स में, घटनाओं में बांटना चाहें तो कितनी घटनाएं बनती हैं उसकी? देखिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 घटनाएं बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी? इसमें मुख्य जो क्रिया होती है वो संलयन या निषेचन की है। तो यहाँ लिखते हैं हम दूसरे नंबर पर संलयन या निषेचन। ठीक है, ये याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ आपको। संलयन या निषेचन को जब भी लैंगिक जनन की घटनाएं पूछी जाती हैं आप हमेशा कहाँ रखोगे? दूसरे नंबर पर रखोगे। अब संलयन किसका हुआ? 1, 2, इसको मानते हैं हम नर युग्मक
और ये दूसरा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाता है, संलयन क्या बन गया, युग्मज। ठीक है, और युग्मज से विकास होकर के आगे निर्माण होता है किसका, भ्रूण का। ये प्रक्रिया आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है और थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया आपको 11th क्लास में भी दिया होगा। आगे अब यहाँ गुणिता और बता देता हूँ साथ के साथ। नर युग्मक, मादा युग्मक। युग्मक सदैव कैसे होते हैं, अगुणित। ठीक है, n+n दो युग्मकों के संलयन से युग्मज बना, मतलब कैसा हो गया ये, द्विगुणित 2n। और इसी से सीधा क्या बन रहा है, भ्रूण। तो भ्रूण भी कैसा हो गया, द्विगुणित हो गया। ठीक है, यानी ये जो हमने एक छोटा सा चित्र या डायग्राम बनाया है वो किसके लिए बनाया है, ताकि हम लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में बात कर सकें। अब यहाँ पर संलयन या निषेचन कहाँ आ रहा है, इस जगह पर। तो ये भाग और ये भाग कितने भागों में बट गया, 3 भागों में, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब यहाँ आ जाते हैं, संलयन या निषेचन यहाँ कहाँ लिखा है हमने, दूसरे नंबर पे। तो यहाँ भी हमने कहाँ ले लिया, दूसरे नंबर पे। अब इससे पहले की जो घटना 1 नंबर हमने लिखा हुआ है, इससे पहले क्या हुआ है, दो भिन्न प्रकार के युग्मक हैं, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। इसका मतलब संलयन से पहले किसका निर्माण हुआ, युग्मकों का निर्माण हुआ, है ना। संलयन से पहले किसका निर्माण हो गया, युग्मकों का निर्माण हो गया। तो संलयन से पहले की घटना जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है उसको कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। यानी इसका मतलब निषेचन पूर्व घटना का अर्थ क्या हो गया, निषेचन से पहले की घटना। निषेचन से पहले की घटना क्या रहेगी, युग्मकों का निर्माण। ठीक है, अब बाद में आते हैं, निषेचन या संलयन की क्रिया के द्वारा निर्माण हुआ किसका, युग्मज का, और युग्मज से फिर विकास होता है भ्रूण का। तो ये किसके बाद हो रही है प्रक्रिया, संलयन के बाद में हो रही है। यानी फिर इसको क्या लिखेंगे हम, निषेचन पश्चात घटना, यानी निषेचन के पश्चात होने वाली घटना। ठीक है, अब लैंगिक जनन की घटनाएं, यानी लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया को हमने 3 घटनाओं में बांट दिया, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। अंग्रेजी शब्द बता देता हूँ, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इनको, अब इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। निषेचन पूर्व घटना को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, निषेचन को फर्टिलाइजेशन और पश्च को क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो कुल मिलाकर के हमने क्या कर दिया, लैंगिक जनन की ये 3 घटनाएं होती हैं। निषेचन पूर्व घटना, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसका अर्थ या इस घटना में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो अगुणित युग्मक बन गए,
युग्मक बनने के बाद क्या होगा, संलयन या निषेचन की क्रिया होती है, तो दूसरे नंबर पर निषेचन आ जाता है। और निषेचन होने के बाद जो युग्मज बनता है द्विगुणित, उस युग्मज से फिर भ्रूण का विकास होता है, जो कि निषेचन के बाद में होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है निषेचन पश्च घटना। ठीक है, अब लैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ ली हमने, लैंगिक जनन की घटनाएं पढ़ ली। अब आते हैं आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन संरचनाएं क्या होती हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करें तो आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन संरचना किसे कहते हैं, पढ़ाया आपने थोड़ा सा 11th पे। जब भी आपको कुछ इस तरीके की बात आए तो थोड़ा 11th की तरफ ध्यान दिया करो, 11th में आपने पढ़ा हुआ है ये सारा। देखिए यहाँ हम कहते हैं आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन संरचना क्या होती है, पुष्प होती है। यानी लैंगिक जनन संरचना आवृतबीजी पौधों में क्या हो गई, पुष्प हो गई। ठीक है, पुष्प को कार्यकी और आकारिकी आधार पर पुष्प को रूपांतरित प्ररोह भी कहा जाता है, जो कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। रूपांतरित प्ररोह क्यों कहते हैं इसको, मॉडिफाइड शूट। रूपांतरित प्ररोह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट और इन एंजियोस्पर्म। मॉडिफाइड शूट या रूपांतरित प्ररोह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो पुष्प पत्र होते हैं, पुष्प पत्र का अर्थ हो गया पुष्प के विभिन्न भाग, उनका जो विकास होता है, उन विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं किसके समान होती है, प्ररोह के समान। प्ररोह का मुख्य रूप से अर्थ लिया जाता है पत्तियों वाले भाग से पौधे का। तो जैसे पत्तियों का निर्माण होता है, उसी के समान प्रारंभिक स्थिति पुष्प के पत्रों की या पुष्प के भागों की भी होती है, यानी पत्तियों के समान विकास होता है, इसलिए इसको रूपांतरित प्ररोह कहते हैं। क्योंकि प्रारंभिक स्थिति पत्तियों के समान, फिर उसके बाद जब विकास की प्रक्रिया आगे चलती जाती है तो इनके कार्य अलग हैं, इसलिए विकास की प्रक्रिया में आगे जा कर के ये अपने कार्य के अनुरूप क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं या रूपांतरित हो जाते हैं, इसलिए इनको रूपांतरित प्ररोह कहा जाता है। एक प्रारूपिक पुष्प, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लैंगिक जनन संरचना, उसकी यदि संरचना देखी जाए तो क्या संरचना रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने पुष्प का एक अनुदैर्ध्य काट जिसको कहते हैं वो बनाया है। इस तरीके से, ठीक है। ये क्या बन गया, एक प्रारूपिक पुष्प का अनुदैर्ध्य काट। इसके भाग कितने होंगे, पहले हम पुष्प के सभी भागों को पढ़ते हैं। ये जो नीचे भाग है इसको कहते हैं पुष्पवृंत। क्या कहते हैं, पुष्पवृंत। और ये नीचे का फूला हुआ भाग ये कहलाता है पुष्पासन। पुष्पासन का अर्थ हो गया वह पुष्प का वह भाग जिस पर पुष्प के विभिन्न भाग आकर के जुड़ते हैं, उस भाग को पुष्पासन कहा जाता है। वृंत क्या हो गया, पुष्पवृंत, पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा
कोई भी पुष्प शाखा से या तने से जुड़ा रहता है वो पुष्प वृंत कहलाता है। अब आ जाते हैं, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, ये कहलाते हैं बाह्य दल। ठीक है, इसके अलावा ये वाला भाग दल, इसके अलावा ये जो अंदर की वाला, ये जो वाला भाग है इसको कहते हैं पुंकेसर, और ये भाग कहलाता है अंडप। ठीक है, ये भाग हो गए। अब इनको देखिए, जो लैंगिक जनन में भाग लेने जो सहायता करते हैं या भाग लेते हैं वो पुष्प के कौन कौन से पत्र होंगे? पुष्पासन से ऊपर के, पुष्पासन तक नहीं है, पुष्पासन से ऊपर के हैं। यानी कितने हो गए? 1 2 3 और 4। इनको हम नाम यहाँ लिख देते हैं। नंबर 1 बाह्य दल। ध्यान देना, अब यहाँ हमने एक पत्र के लिए नाम लिखा है बाह्य दल, लेकिन पुष्प में बाह्य दलों की संख्या कितनी होती है? 1 से अधिक होती है। तो सभी बाह्य दलों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है बाह्य दल पुंज। शब्द जुड़ जाता है इसमें, क्या कहलाते हैं? बाह्य दल पुंज। ठीक है, पुंज माने क्या होता है? समूह। तो जितने भी बाह्य दल लगे हुए हैं उनको सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज कहेंगे, और एक को क्या कहेंगे? बाह्य दल कहेंगे। नंबर 2 सेम कंडीशन यहाँ आएगी दूसरे के लिए। सबसे बाहर का भाग ये होता है, इससे अंदर का भाग ये है दल। यहाँ लिखा हमने दल एक के लिए, लेकिन दल भी 1 से अधिक होते हैं, तो ये हो गए दल पुंज। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये भाग आपने देखे हुए हैं। कोई भी पुष्प आपने देखा होगा तो पुष्प के आधार भाग पर हरी पत्ती समान संरचनाएं छोटे छोटे आकार की जुड़ी रहती हैं, उनको कहा जाता है बाह्य दल पुंज। और किसी भी फ्लावर या पुष्प की जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, ये वाली, जिसकी वजह से किसी भी जो फूल होता है उसका रंग हमें दिखाई देता है, कि जैसे कोई फूल है गुलाबी रंग का, यानी उसकी पंखुड़ियाँ कैसी हैं? गुलाबी हैं। गुड़हल का पुष्प लाल रंग का होता है जिसको चाइना रोज कहते हैं, तो उसकी जो रंग है वो लाल हमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसकी पंखुड़ियाँ लाल हैं। तो जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? दल। और सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा? दल पुंज। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैलिक्स, और दल पुंज को कहते हैं कोरोला। इसके बाद तीसरा नंबर, अब दल से अंदर की ओर कौन से भाग होते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर, ये एक के लिए लिखा हुआ है पुंकेसर, लेकिन पुंकेसर भी अधिकांश पुष्पों में 1 से ज़्यादा होते हैं, तो इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा? पहले तो पुंकेसर, सम्मिलित रूप से इसको कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। अंग्रेजी में एंड्रोइसियम है ना। और पुमंग क्या है? ये पुष्प का नर जननांग है। क्या है? पुष्प का नर जननांग। अब आते हैं हम कहाँ? बिल्कुल अंदर की ओर आ गए, पुंकेसर से भी। ये वाला जो भाग है जिसको हमने अंडप लिखा हुआ है चौथे नंबर पे, अंडप, अंग्रेजी में कार्पेल कहते हैं इसको। अंडप का एक दूसरा नाम होता है स्त्री केसर। तो अंडप या स्त्री केसरों से मिलकर के जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं सम्मिलित रूप से जायांग, गायनोइसियम। जायांग या गायनोइसियम पुष्प का क्या होता है? मादा जननांग। ठीक है, सारे भाग आपने देख लिए। अब इसमें क्या करते हैं अपन कि जो 4 भाग लिखे हुए हैं, किसी भी आवृतबीजी पुष्प के विभिन्न पुष्प पत्रों या भागों को हम
मुख्य रूप से 2 चक्रों में बांटते हैं। वो 2 चक्र कौन से होंगे? 1, 2। चक्र का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये क्या है? पुष्पासन है। तो जैसे बायदल लगे हैं, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, एक इधर, एक इधर, मतलब बायदल चारों तरफ लगे हुए हैं एक चक्र में। तो ये सबसे बाहरी चक्र हो गया बायदल का। उससे अंदर की तरफ दल का चक्र आता है, चारों तरफ लगे हुए हैं पंखुड़ियाँ। फिर पुंकेसर चारों तरफ लगे हुए हैं, ऐसे ही स्त्रीकेसर या अंडक चारों तरफ लगे रहते हैं। तो इनको हम चक्रों में बांट देते हैं। इसमें 4 जो चक्र हैं या 4 जो क्या हैं भाग हैं, इनको मुख्य रूप से 2 चक्रों में बांटा जाता है। पहला चक्र जिसको हम कहते हैं सहायक चक्र, पहला नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आवश्यक चक्र, या इसका एक दूसरा नाम और लिखते हैं लैंगिक चक्र, ठीक है। क्यों दिए गए हैं ये नाम इनको? सहायक चक्र यानी ये चक्र केवल क्या करता है? सहायता करता है। किसमें? पुष्प क्या है? लैंगिक जनन संरचना, यानी लैंगिक जनन में केवल क्या होते हैं? ये सहायक चक्र के 2 भाग केवल सहायक होते हैं। सहायक कैसे होते हैं? बायदल जो होता है जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो बायदल उसको चारों ओर से बाहर से इस तरीके से बंद रखते हैं घेरे हुए। तो पुष्प की कलिका अवस्था में जो बायदल होते हैं वो सुरक्षा प्रदान करते हैं पुष्प कलिका को। दलपुंज जो होते हैं, दलपुंज में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उनका चमकीला रंग, उनमें विशिष्ट गंध पाई जाती है, उनमें जो पराग होता है जिसको हम कहते हैं, या जो क्या कहते हैं मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। उनके आधार पर उस मकरंद के कारण ही क्या होता है, इनके आधार भाग में विशिष्ट गंध, और जो मकरंद होता है वो शहद के समान मीठा होता है। तो ये विशेषता होने के कारण दल की वजह से जो कीट होते हैं वो पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए? मकरंद प्राप्त करने के लिए। और उस प्रक्रिया के दौरान क्या हो जाता है? परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनके दोनों के काम हो गए, सुरक्षा प्रदान करना और परागण में सहायता करना। तो इनका केवल सहायता ही करना काम है। यदि मान लीजिए किसी पुष्प में बाह्यदल पुंज और दल पुंज नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें लैंगिक जनन होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि लैंगिक जनन के लिए आवश्यक क्या होते हैं, है ना। अब ये दोनों भाग इनसे अलग हैं तो ये केवल सहायता करते हैं। ये अगर किसी पुष्प में नहीं भी हैं, जैसे हम पढ़ते हैं जलीय पौधे जो जल में डूबे हुए रहते हैं, उनमें न मकरंद की आवश्यकता पड़ती है परागण के लिए, न किसकी ज़रूरत पड़ती है, चमकीले रंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनमें परागण की क्रिया जल के द्वारा संपन्न होती है। तो ऐसे पौधों में जो दलपुंज होते हैं वो इस तरीके से कैसे विशिष्टता वाले नहीं होते, तो इसलिए इनको केवल सहायता के रूप में पुष्प में माना जाता है। इसलिए दोनों को किस में रखा है? सहायक चक्र में। लेकिन आवश्यक चक्र क्यों कहा गया है? क्योंकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए पुमंग और जायांग जो किस रूप में कार्य कर रहे हैं, ये लिखे हुए हैं आपके सामने, ये बहुत आवश्यक है। अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इनको आवश्यक चक्र या लैंगिक चक्र कहा जाता है। ये हो गए आपके लैंगिक जनन आवृतबीजी पौधों में। ये केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है अपन को पहले चैप्टर में। अब लास्ट में क्या आ जाता है? अंतर आते हैं। हमने अलैंगिक जनन भी पढ़ा, लैंगिक जनन भी थोड़ा सा पढ़ लिया है, तो इनमें हमें अंतर पढ़ने हैं। और यदि आपको ध्यान हो थोड़ा सा तो फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ अंतर बताए भी थे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम अलैंगिक जनन व
लैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, अंतर पढ़ने के लिए सीधे सीधे हम 2 कॉलम बना देते हैं इस तरीके से। मुख्य अंतर ही पढ़ने हमें। एक तरफ क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन, और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, लैंगिक जनन। ठीक है, एक एक करके 4-5 अंतर है मुख्य। पहला अंतर परिभाषा से ही लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ना शुरू कहाँ से किया था, परिभाषा से किया था, इसलिए परिभाषा में ही लेते हैं। परिभाषा में आया था कि अलैंगिक जनन की परिभाषा में कि प्रजनन की वह विधि जिसमें क्या होता है, युग्मक निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ लिखते हैं, पहला यहीं से शुरू करते हैं, युग्मक निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब परिभाषा में लैंगिक जनन में क्या बताया था, क्या हटाना है हमें, नहीं शब्द हटाना है, यानी युग्मक निर्माण होता है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, युग्मक निर्माण के साथ में एक शब्द और आया था, संलयन या निषेचन, वो लिख देते हैं, निषेचन नहीं होता है। फिर हमें वही करना है, नहीं को हटा देना है। दूसरा, निषेचन होता है। 2 अंतर हो गए, कहाँ से हुए, परिभाषा से हुए। अब तीसरा ध्यान देना, जहाँ भी युग्मक निर्माण शब्द आता है, युग्मक निर्माण के लिए विभाजन कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो युग्मक निर्माण कहाँ हो रहा है, लैंगिक जनन में, मतलब तीसरा यहाँ लिखो, युग्मक निर्माण होता है मतलब विभाजन कौन सा हो गया, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन अपन केवल युग्मक निर्माण के लिए कह रहे हैं, बाकी समसूत्री भी होता है। कब, संलयन के बाद, निषेचन के बाद जब भ्रूण का विकास होता है, वो समसूत्री विभाजनों से होता है। तो यहाँ हम अर्धसूत्री के साथ, अगर अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन होता है, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तीसरा, यहाँ अर्धसूत्री हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि युग्मक निर्माण होता है। यहाँ युग्मक निर्माण नहीं होता है मतलब विभाजन अर्धसूत्री नहीं होगा। फिर कौन सा होगा, दूसरा रह जाता है, समसूत्री विभाजन। होता है। ठीक है, 3 अंतर समझ में आ गए। चौथा, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों 11th क्लास में आपने पढ़े हुए हैं। अर्धसूत्री विभाजन मुख्य रूप से अगर आपको ध्यान हो तो इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जीन विनिमय, और अंग्रेजी में कहते हैं उसको क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की क्रिया में क्या होता है, गुणसूत्र, किसी भी एक गुणसूत्र के एक खंड क्या होगा, टूट के दूसरे गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है। यानी गुणसूत्रों के बीच में उनके छोटे छोटे खंडों का आदान प्रदान हो जाता है, उससे नए प्रकार के गुणसूत्रों का निर्माण होता है। और उन नए प्रकार के गुणसूत्रों के कारण क्या हो जाता है, उत्पन्न होने वाली संतति में नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो चौथे नंबर पर हम क्या लिखेंगे, उत्पन्न संतति। क्या होगा उत्पन्न संतति में, अर्धसूत्री विभाजन के कारण लक्षणों में अंतर आ जाएगा। किसके लक्षणों में,
जो जनक के लक्षण हैं, जनक के लक्षणों से भिन्न प्रकार की संतति प्राप्त होगी। तो उत्पन्न संतति यहाँ लिखते हैं लक्षणों में जनकों से भिन्न होती है। ठीक है, यहाँ कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री। इस समसूत्री विभाजन में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसलिए उत्पन्न संतति जनक के समान होती है, और जनक के समान जो संतति होती है उसको कहा जाता है क्लोन। ठीक है, इसके अलावा ये 4 मुख्य जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा और हम जोड़ सकते हैं, अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है, लैंगिक जनन में 2 भिन्न जनक नर और मादा आवश्यक होते हैं। तो इस तरीके से हमको इनमें 1-2 अंतर हैं वो अपने जोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपका आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, और इस पहले चैप्टर की जो नोट्स हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपके विद्यालय के द्वारा PDF फाइल के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। थैंक यू।